एपिसोड की शुरुआत होती है कैमरे की फ्लैश और माइक की गूंज के साथ। हम देखते हैं एक रिपोर्टर को जो थोड़ा गंभीर चेहरा लिए कैमरे की ओर देखकर कहता है, हेलो एवरीवन, मैं इस समय सियोल के हॉस्पिटल के फ्यूनरल हाउस में मौजूद हूँ। यहाँ पर इस वक्त के इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ किम सियोबो का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और सबसे दुख की बात यह है कि उनकी पत्नी मशहूर एक्ट्रेस सल जिनही भी अपने हस्बैंड की डेथ के कुछ ही समय बाद निधन हो गई। रिपोर्टर आगे बताता है कि इस महीने की 9 तारीख को हुए एक्सीडेंट के बाद चेयरमैन किम जेपिल ने अपना पूरा शेड्यूल रोक दिया और तुरंत कोरिया लौट आए। बाकी फैमिली मेंबर्स ने शायद इस फ्यूनरल में हिस्सा नहीं लिया। सेरेमनी को के इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रेसिडेंट किम सीकू और फैमिली के अन्य मेंबर्स ने ऑर्गेनाइज किया। हमारा एएमसी किम तेजुन, जो सिर्फ 10 साल का है, इस घटना के कारण मीडिया की स्पॉटलाइट में आ गया है। रिपोर्टर उससे पूछता है, उस दिन हुए एक्सीडेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? पुलिस का कहना है कि ड्राइवर शायद ज्यादा काम की वजह से नींद में था, जिससे यह हादसा हुआ। कृपया इस बारे में कुछ बताइए। इस एक्सीडेंट में सिर्फ ड्राइवर ही बचा। आपके ख्याल में क्या हुआ? क्या यह सब सोचा समझा प्लान था? कि ग्रुप क्या कहेगा? कि ग्रुप का अगला सीईओ कौन होगा? छोटा तेजुन, जो अब तक सन्न होकर बैठा था, डर और कंफ्यूजन के मिश्रित भाव में अपने ग्रैंडपा से पूछता है, ग्रैंडपा, क्या उस आदमी ने मेरे मॉम पापा को मार दिया? क्या उसे फांसी मिलेगी या बस बाकी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी? चेयरमैन किम जेपिल जवाब देते हैं, मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, पर फिलहाल ऐसा दिखता है कि शायद कुछ खास नहीं होगा। सजा 1-2 साल जैसी हो सकती है। तेजुन गुस्से में चिल्लाता है, तो फिर दादा, मेरे मॉम डैड के साथ जो हुआ, क्या वह गलत नहीं है? मैं उस आदमी को जेल भेज दूंगा ताकि वह पूरी जिंदगी पछताए। आप कुछ क्यों नहीं कर रहे? किम जेपिल शांत होकर कहते हैं, हमारे पास वो पावर नहीं है। चाहे मैं उस ड्राइवर से कितना भी नफरत करूं, उसकी सजा मैं तय नहीं कर सकता। हमारे जैसे सोशल स्टेटस वाले लोगों को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। तभी कार्ल मेंशन पहुंचती है और ये हमारे एमसी की आंटी है। वह धीरे से कहती है, मैं जानती हूँ अभी यह तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन एक दिन तुम समझ जाओगे। तेजुन गुस्से में कार्ल को धक्का देकर भागते हुए कहता है, मुझे उस सोशल स्टेटस की जरूरत नहीं है। कार्ल मेंशन उसे रोकते हुए कहती है। तेजुन भागते हुए तेजुन सोचता है, दूसरों से चीजें आसानी से करने में सक्षम होना और ऐसी चीजें करना जो ज्यादातर लोग नहीं कर सकते, इसका क्या मतलब है? मैं अपने पेरेंट्स की जिंदगी के बदले में इनमें से कुछ भी बदल नहीं सकता। तेजुन स्टाफ क्वार्टर में पहुंचता है, गहरी सांस लेता है और कहता है, डैम इट। तभी कोई पूछता है, ग्रैनी, क्या डैड वापस आएंगे? तेजुन देखता है कि ग्रैनी के साथ एक लड़की है। ग्रैनी कहती है, सोयोन, थोड़ी देर वेट करो, तुम्हारे डैड वापस आ जाएंगे। तेजुन सोचता है, हाँ, ये लड़की सोयोन, वह उस ड्राइवर की बेटी जिसने मेरे पेरेंट्स को मार डाला, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। सीन शिफ्ट होता है 20 साल बाद। कोई कहता है, आपका वापस आना हमारे लिए सम्मान की बात है। एक लेडी सोचती है, मेरे नेफ्यू को इस जगह का खाना बहुत पसंद है, प्लीज आज के खाने का ध्यान रखना। वेटर जवाब देता है, यस हेड डायरेक्टर। लेडी फिर सोचती है, तेजुन इतना लेट क्यों हो रहा है? तभी तेजुन आता है। वह कहता है, आई एम सॉरी आंटी, क्या आपने ज्यादा वेट किया? बैठते हुए आंटी मुस्कुराते हुए कहती हैं, जब भी तुम्हें देखती हूँ तुम हर बार ज्यादा हैंडसम कैसे दिखते हो? मुझे लगता है अब तुम्हें शादी करने का टाइम आ गया है। तेजुन जवाब देता है, मैं मैरिड करने का प्लान नहीं कर रहा, मैं सोचता हूँ कि मैं आपकी तरह रहूंगा। आंटी कहती हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी? मुझे टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मैं बिजी थी। जैसा ग्रैंडपा ने कहा था, तुम्हें अमेरिका में 1 और साल रहना चाहिए था ताकि डायरेक्ट ग्रुप के हेडक्वार्टर में भेजा जा सके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह उनके प्यारे ग्रैंडसन के लिए काफी है। तेजुन कहता है, ऐसी बात नहीं है आंटी, मैं ही वह पर्सन था जिसने ग्रैंडपा से वापस आने के लिए कहा। आंटी पूछती हैं, तुम क्यों? तेजुन कहता है, मुझे लगता है मुझे कस्टमर सेल्स में काम करके कुछ सीखना चाहिए। हम फिर के ग्रुप के इंटरनेशनल सर्विस सेंटर को देखते हैं, वहाँ बहुत रश है। एक लड़की कहती है, क्या आप अपना डेटा चेक करने के बाद एक्सेप्ट बटन प्रेस कर सकते हैं? लेडी कहती है, ओह, मुझे थोड़ा टाइम दो। लड़की जल्दी से टिश्यू निकालते हुए सोचती है, मुझे जल्दी करना चाहिए। फिर वह अपने ग्लासेस साफ करती है और सोचती है, मुझे पता था कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा। लेडी कहती है, मैंने कर दिया। सोयोन जल्दी जल्दी टैप करती है और कहती है, ग्रेट, प्लीज 40 मिनट में वापस आइए। साथ ही वह कार्ड देती है, यह हमारा बिजनेस कार्ड है। लेडी थोड़ा घबराते हुए कहती है, ओह थैंक यू। उनके जाने के बाद एक पर्सन कहता है, स्क्रीन पर ब्लैक स्पॉट है। सोयोन कहती है, कृपया मुझे आपके लिए इसे चेक करने दें। वह सोचती है, इस महीने की छुट्टी ने मेरी लाइफ पर बुरा असर डाला। भले ही बहुत काम है, मैं अपने कोक से मदद नहीं मांग सकती क्योंकि मैं बिना कुछ कहे चली गई थी। फिर भी कुछ कारण है जिनकी वजह से मैं उन्हें नहीं बता सकती। यह ठीक है कि मैंने किसी की जान बचाई। सोयोन सोचती है, मेरे जैसे किसी पर्सन के लिए जिसने अपनी 37 साल की लाइफ मुश्किल में गुजारी, वह मेरे जीवन में धूप की किरण की तरह आया। मेरा बॉयफ्रेंड हमेशा केयरिंग और स्वीट है। उसकी फैमिली भी मेरी बहुत केयर करती है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्हें पाया जब मैं गहरे अंधेरे में थी। फिर भी मेरी लाइफ की वह ब्राइटनेस जल्दी ही डार्क शैडो में बदल गई।
सोयोन सोचती है हमें मेडिकल चेकअप के लिए आना पड़ा। शादी से पहले बहुत सारी चीजें होती हैं। तभी युवक कहता है, सोयोन तुम बहुत लकी हो, तुम्हारा ब्लड ओ टाइप का है, मैं भी ओ टाइप ब्लड पसंद करता हूँ। वह रोते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें यह बताना चाहिए। सोयोन परेशान होकर पूछती है, ऐसा मत कहो, हम एक फैमिली बनने जा रहे हैं, तुम मुझे बता सकते हो। युवक रोते हुए कहता है, सच तो ये है कि मेरी मॉम इस समय कैंसर से लड़ रही हैं। नॉर्मली अगर ट्यूमर को निकाल दिया जाए तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी फैमिली में किसी का भी उनके जैसा ब्लड ग्रुप नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी उसी सेम ब्लड टाइप वाले किसी पर्सन के लीवर डोनेट के बिना नहीं हो सकती, तो मॉम अभी कमजोर हो गई है। अगर उन्हें कुछ हो गया, सोयोन सोचती है, मेरे जैसे पर्सन के लिए जिसे पहले कभी प्यार नहीं मिला, मुझे आसानी से यकीन हो गया कि वह मुझसे प्यार करता है और मैं उसे वापस देना चाहती हूँ। मैं हमेशा प्यार करना चाहती थी। मुझे सच में यकीन था कि हम एक रियल फैमिली बन सकते हैं। सोयोन कहती है, मैंने मेडिकल एग्जामिनेशन कराए हैं और मेरा लीवर आपके जैसा है। मैं इसका कुछ पार्ट आपको डोनेट करना चाहती हूँ। युवक की मॉम रोते हुए कहती है, मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई यंग मेरे लिए ऐसा करना चाहता है। सोयोन खुश हो जाती है। प्रेजेंट में काम के बाद बस से हॉस्पिटल जाते हुए सोयोन सोचती है, जय आज बहुत बिजी है, मुझे दोबारा शादी की बात करनी चाहिए। सर्जरी अच्छी तरह से हुई, उसकी मॉम काफी ठीक हो गई है। अब उन्हें ज्यादा रिलीफ मिलना चाहिए। उसकी मॉम को यह जानकर अच्छा लगेगा कि मॉम सेरेमनी की तैयारी कर रही हैं। यह सही है। सोयोन हॉस्पिटल पहुंचती है और रूम के बाहर खड़े होकर सोचती है, मैं इतनी नर्वस क्यों हो रही हूँ? यह ठीक है, मुझे यह कहने के लिए सही समय ढूंढना होगा। मैं इसे अच्छे तरीके से कह सकती हूँ। जैसे ही वह गेट खोलती है, अंदर से आवाज आती है, चुई हुजे, जो आपकी तरह ही लॉ फर्म में काम करती है। सोयोन की मॉम पूछती है, मुझे यकीन है वह सच में पागल हो गई है, फिर भी वह अपने कोवर्कर की मॉम से मिलने आई थी। वह मैरिड है ना? उसकी उम्र कितनी है? ट्यूबेक कहता है 28। सोयोन की सेम एज की है। वह बहुत सप्रेटी है, इसलिए यह बहुत शर्म की बात है कि आप सोयोन के साथ अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। युवक की मॉम कहती है, तुम उन वुमेन से घिरे हुए हो जो ज्यादा स्मार्ट और प्रेटी हैं। उनके पेरेंट्स हैं और लाइफ स्टेबल है। युवक कहता है, अगर मैं ऐसी वुमेन को डेट करता तो वह आपको अपना लीवर नहीं देती। सोयोन यह सुनकर हैरान हो जाती है। हम देखते हैं 4 महीने पहले का सीन, जहां डॉक्टर एक स्क्रीन के सामने खड़ी हैं और कहती हैं, यह डोनर की बॉडी है और ये उनके पेट की पिक्चर है। उनके लीवर में ज्यादा फैट नहीं है और शेप आपके लिए बहुत सूटेबल है। युवक की मॉम मुस्कुराते हुए कहती हैं, थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर कहती हैं, आपको अपनी डॉटर इन लो को थैंक यू कहना चाहिए, वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है। युवक की मॉम जवाब देती है, आप सही कह रही हैं, हम बहुत लकी हैं कि यह हमारी फैमिली में है। डॉक्टर आगे कहती है, वेल तो मैं आपको सर्जरी के बारे में बताना जारी रखती हूँ। हम देखते हैं वो स्क्रीन पर इशारा करते हुए समझाती है, यहाँ से यहाँ तक हम लीवर कट करेंगे। इससे आपका लीवर करीब 50 से 60% रह जाएगा। निकाला गया लीवर कम से कम 1 किलो का होना चाहिए, लेकिन हमारा एम सिर्फ 500 ग्राम का है। तभी सोयन पूछती है, और सर्जरी के बाद रिकवरी में कितना टाइम लगेगा डॉक्टर? डॉक्टर कहती हैं, नॉर्मली 1 महीने में रिकवरी हो जाती है, लेकिन इस सर्जरी में करीब 3 महीने लगेंगे। सोयन सोचती है, 3 महीने? मैं इतना लंबा रेस्ट नहीं कर सकती। युवक कहता है, सोयन कंपनी को बता दो कि तुम थोड़ा ब्रेक ले रही हो, मैं पेपर वर्क का ध्यान रख लूंगा। सोयन मन ही मन दोहराती है, थोड़ा ब्रेक, फिर धीरे से कहती है, हाँ। हम देखते हैं सर्जरी के बाद का सीन। सोयन की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। नर्स पास आकर कहती है, कृपया लेट जाइए, मैं आपको कुछ पेन किलर्स देती हूँ। ऑपरेशन अच्छी तरह से हुआ है। यह लेप्रोस्कोपिक सर्जरी थी, इसलिए घाव बड़ा नहीं है। सोयन धीरे से पूछती है, वो कैसी हैं जिन्हें मैंने अपना लीवर डोनेट किया? नर्स कहती है, वो अपने हॉस्पिटल के रूम में है, लेकिन रियल में आपकी कंडीशन उनसे ज्यादा खराब है। नर्स पूछती है, क्या मैं उस पर्सन को बताऊं जिन्होंने आपकी टेक केयर के लिए सिग्नेचर किया था? सोयन कहती है, वो शायद बाद में आएंगे, लेकिन नहीं, रहने दीजिए, जरूरत नहीं है। हम देखते हैं अब सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। युवक मैसेज करता है, क्या तुम बिजी हो? तुमने कहा था हॉस्पिटल आ रही हो, तुम क्यों नहीं आई? सोयन फोन देखती है और सोचती है, उसने जो कुछ कहा था उसके बाद इतनी जल्दी यह पूछ लिया। वो फोन साइड में रख देती है। वो नहीं जानता कि उस दिन से अब तक मैंने उसे कितना कोसा है। नरेशन चलता है। वो एक रिस्पेक्टेड लॉ स्कूल से ग्रेजुएट है और अब हाई लॉ फर्म में लॉयर है, लेकिन वो एक नॉर्मल इंजीनियर के साथ डेट कर रहा है जिसने सिर्फ 4 साल का लॉ ग्रेजुएशन किया है। सोयन सोचती है, लोग हमेशा कहते थे कि उसके जैसे किसी इंसान का मेरे साथ रहना बेस्ट है। हम देखते हैं तभी पीछे से एक लड़की कहती है, मैनेजर क्या आप मेरी बात सुन रही हो? सोयन कहती है, ओ मिस वोबे, मैं कुछ खाने के लिए लेने वाली थी, कुछ काम है जो मुझे बाद में करने हैं। मिस वोबे कहती हैं, आपको पहले खाना नहीं चाहिए था? क्या मैं आपके लिए सैलेड लाऊं? सोयन
सोयन मुस्कुराती है, लेकिन उसका मन पास्ट में चला जाता है। हम देखते हैं वो याद कर रही है जब युवक की मॉम कहती थी, क्या यह काफी है? तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए, तुम बहुत हार्ड वर्क करती हो। सोयन कहती है, इट्स ओके। मॉम कहती है, तुम जितनी यंग हो उतनी जल्दी तुम्हें हेल्दी खाना शुरू करना चाहिए। सोयन सोचती है, हाँ, वो मेरी बहुत केयर करती थी। वो युवक के साथ बिताए वक्त को याद करती है। सोयन कहती है, मैंने काफी टाइम से ड्रिंक नहीं की। युवक कहता है, अगर तुम काम करना चाहती हो तो अपने आप पर इतना फोर्स मत डालो, चलो हम सब मिलकर हेल्दी लाइफ जिए। सोयन सोचती है, वो मेरी बहुत केयर करता था। युवक कहता है, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मैं सिर्फ तुम्हारा बनना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उस पर भरोसा किया। लेकिन यकीन नहीं होता कि वो इतने समय तक। हम देखते हैं मिस वोबे की आवाज उसे रियलिटी में वापस लाती है। अगर आपको कुछ और चाहिए तो बता दीजिए। सोयन कहती है, नहीं, सैलेड काफी है। आपका क्या हाल है? आपने लंच कर लिया? मिस वोबे कहती हैं, हाँ, कंपनी के रेस्टोरेंट में। वैसे न्यू सीईओ वही हैं, बहुत हैंडसम बताए जाते हैं। वो उत्साहित होकर कहती हैं, वो एक रॉयल प्रिंस की तरह लगते हैं, बहुत चार्मिंग और शांत पर्सन है। सोयन हल्के से मुस्कुराती है, सुना है वो बिना किसी वेलकम सेरेमनी के आ गए। लोग उसके लिए इतने पागल क्यों हैं? हम देखते हैं सुबह का सीन। जब सोयन ऑफिस आई थी तो हर लड़की के चेहरे पर एक्साइटमेंट थी। मिस वोबे जाते हुए कहती हैं, मेन्यू में डिलीशियस रिसोर्ट चीज भी है, मैं आपके लिए लाऊंगी। सोयन कहती है, थैंक यू। थोड़ी देर बाद उसका फोन बजता है। वो स्क्रीन देखकर सोचती है, मुझे उसे रिप्लाई देना चाहिए, नहीं तो दिमाग बार बार वहीं अटक जाएगा। वो मैसेज करती है, मैं थोड़ा बिजी हूँ। ये वो जवाब देता है, तुम हमेशा यही कहती हो, मॉम तुम्हें देखना चाहती है। सोयन कहती है, आई एम सॉरी, मैं इस वीकेंड में आऊंगी। वो सोचती है, मुझे नहीं लगता कि वो लोग मुझे छोड़ेंगे, इसलिए मैं भी उन्हें नहीं छोड़ सकती क्योंकि उन्होंने मेरा एक पार्ट लिया है। फिर युवक का नया मैसेज आता है, ठीक है, फादर और मैं दोनों वीकेंड में काम करेंगे। क्या तुम मॉम की टेक केयर कर सकती हो और कुछ डिशेस भी ला सकती हो? मॉम हॉस्पिटल के खाने से बोर हो गई है, मैं तुम्हें एक रेसिपी भेजता हूँ। वो साथ में एक लिंक भी भेज देता है। हम देखते हैं सोयन फोन स्क्रीन पर नजर डालती है, थोड़ी देर चुप रहती है। सीरियसली? वो टाइप करती है, तुम खुद क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मॉम को यह पसंद आएगा? और वो मैसेज भेज देती है। हम देखते हैं सोयन गहरी सांस लेती है। सामने से रिप्लाई आता है, ऑफ कोर्स, मैंने पहले भी कोशिश की, लेकिन तुम्हें पता है अगर मैं इसे बनाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर ये तुम्हारे लिए ज्यादा कठिन है तो साइड डिश छोड़ दो और सिर्फ फॉरेस्ट ले आना। बाद में हम साथ में कुछ खाएंगे जब तुम फ्री होगी। और आई लव यू। तभी सोयन की टेबल पर कोई नॉक करता है। वो उधर देखते हुए अपने ग्लासेस ठीक करती है और हम देखते हैं वो हमारा मेन कैरेक्टर ताइजुन होता है। वो पूछता है, क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? फिर वो कार्ड में नाम देखकर बोलता है, मिस हान सोयन। सोयन कहती है, ओ मैं, और मन में सोचती है, यह कौन है? क्या पहले भी कोई इतना हैंडसम पर्सन यहाँ काम करता था? यह कस्टमर जैसा नहीं लगता। तभी हेड कहते हैं, ये न्यू हेड है, किम ताइजन। सोयन शॉक हो जाती है और फिर खड़े होकर उन्हें ग्रीट करके कहती है, हेलो। ताइजन कहता है, तुम यहाँ क्या लेकर आई हो? मैंने आपसे सिर्फ यह पूछा था कि क्या आपने अभी तक लंच नहीं किया? सोयन घबराते हुए कहती है, हाँ, एक कुलीग मेरे लिए सैलेड लेने गई थी, और सोचती है उसने कहा था कि वह अब भी रेस्टोरेंट में है। ताइजन कहता है, सैलेड, वह काफी है? सोयन कहती है, हाँ, मैं डाइट पर हूँ। ताइजन कहता है, मुझे नहीं लगता यह तुम्हारे लिए काफी होगा। वहीं सोयन मन में सोच रही होती है, प्लीज चले जाओ, प्लीज चले जाओ, प्लीज जल्दी चले जाओ। ताइजन कहता है, मिस हान सोयन, क्या आप मेरे साथ आएंगी? सोयन यह सुनकर हैरान हो जाती है। फिर सोयन उनके पीछे जाते हुए सोचती है, क्या मैंने कुछ गलत किया है? यह मेरी वर्क लीव के कारण है? क्या उन्होंने देखा कि मैंने पूरा 1 महीना फ्री लिया है? लेकिन अगर ऐसा है तो हेड मुझे डायरेक्ट ऐसा क्यों नहीं कह रहे? फिर वो एलिवेटर के बाहर खड़ी होकर सोचती है, क्या ताइजन मुझे जॉब से निकाल रहा है? फिर वो लोग एलिवेटर में आ जाते हैं। पहले तो वहाँ पर साइलेंस रहता है। तभी ताइजन पूछता है, आप यहाँ कब से काम कर रही हैं? सोयन कहती है, इस साल मेरा यहाँ 4 साल हो जाएंगे। ताइजन पूछता है, तुमने के ग्रुप को ज्वाइन क्यों किया? सोयन सोचने लगती है, ओह, मुझे इसे 1 सेकंड के कम समय में जवाब देना होगा जिससे यह इम्प्रेस हो जाए। ये वही सेम क्वेश्चन पूछ रहा है जो इंटरव्यू में पूछते हैं। प्लीज याद करो तुमने उस समय क्या कहा था। और इस वक्त उसे पसीने भी आ रहे होते हैं। तभी ताइजन पूछता है, आप कहाँ रहती हैं? सोयन कहती है, अभी सयंगडू में। ताइजन कहता है, वह यहाँ से दूर नहीं है, वह आपके पेरेंट्स का घर होगा? सोयन कहती है, नहीं, मैं अकेले रहती हूँ। ताइजन कहता है, तुम अकेले रहती हो? सोयन कहती है, हाँ, और सोचती है तो वह बस थोड़ी बात करना चाहते थे। फिर लिफ्ट 7th फ्लोर पर पहुंच जाती है। सोयन चारों तरफ देखते हुए सोचती है, मैंने पहले कभी 7th फ्लोर नहीं देखा। ये वह फ्लोर है जहाँ नॉर्मली एंटर नहीं कर सकते जब तक कि टर्मिनेटिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं होता। फिर वो इमेजिन करने
करने लगती है। अभी हम यहाँ हैं और सर्विस सेंटर यहाँ है। ताइजन अंदर जाकर कहता है यहीं रुको। सोयन कहती है यस और वेट करने लगती है। उसे वेट करते हुए टाइम हो जाता है। तभी गेट ओपन होता है और ताइजन एक बैग देते हुए कहता है इसे खाओ, जिस पर फ्रेशल लिखा था। फिर ताइजन कहता है यह तुम्हारे लिए है, तुम इसे डिजर्व करती हो क्योंकि तुम अकेली ही हो जो लगातार हार्ड वर्क करती रही। मिस हान सोयन। सोयन पहले तो उसे देखकर सोचती है ग्रिल्ड चावल, फिर वो ब्लश करते हुए सोचती है ग्रिल्ड ईल राइस मुझे बहुत पसंद है। वो ताइजन को देखकर सोचती है ऑपरेशन हेड बहुत अच्छे आदमी है, इतना हैंडसम आदमी इतना सॉफ्ट हार्ट कैसे रख सकता है। इस वर्ल्ड में अभी अच्छे लोग हैं। फिर वो झुक कर कहती है थैंक यू, मैं इसे एंजॉय करूंगी। वेल अब मुझे जाना चाहिए, वह नम्रता से जाते हुए कहती है। तभी ताइजन कहता है क्या हमें एक दूसरे को पहले कभी देखा है? सोयन यह सुनकर रुक जाती है। ताइजन थोड़ा झुककर उसे देखने लगता है, फिर वह उसे थोड़ी देर तक देखता रहता है। ताइजन के ऐसे देखने की वजह से सोयन का फेस एकदम रेड हो जाता है। फिर ताइजन वापस मुड़ जाता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि हम मिले हैं, नहीं तुम जा सकती हो। सोयन कहती है यस। फिर वो वहां से जाते हुए कहती है मैं अब जाती हूँ। ताइजन उसे पीछे मुड़कर देखने लगता है। वहीं हमारी सोयन जो खुश होते हुए जा रही होती है, ताइजन उसे देखकर सोचता है हान सोयन। वह सोच में डूब जाता है। उसने सिर्फ गर्ल्स मीडियम स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। उसके बाद उसकी फर्स्ट जॉब के इलेक्ट्रॉनिक में थी। वह मेहनती है और उसका काम करने का एटीट्यूड अच्छा है और वह अपने कोलिग्स के साथ अच्छे से रहती है। ताइजन हेड से पूछता है उसने 1 महीने की अनपेड लीव ली थी? हेड कहते हैं ऐसा लगता है कि वो ओवरसीज ट्रिप पर गई थी। ताइजन पूछता है कहाँ? हेड इस पर कुछ कह नहीं पाते तो ताइजन कहता है ठीक है आप जा सकते हैं। हेड कहता है यस मिस्टर सीईओ। हेड के जाने के बाद ताइजन विंडो से बाहर देखते हुए सोचता है। एक ओवरसीज ट्रिप का फ्लैशबैक शुरू होता है। ताइजन कहता है चलो हम ब्रेकअप करते हैं, मुझे नहीं पता तुम क्या चाहती हो, तुमने मुझसे जो भी कहा मैंने वो सब किया। वो लड़की कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं? हर बार जब तुम ड्रिंक होते हो तो जिस लड़की के बारे में बात करते हो वह हान सोयन होती है। क्या तुम जानते हो कि ऐसा पहले कितनी बार हो चुका है? ताइजन मन में कहता है वह फिर से, और वो लड़की रोते हुए चली जाती है। ताइजन कांच पर लेटते हुए कहता है हान सोयन, और फिर वह सोचता है हान सोयन, हान सोयन, हान सोयन। ताइजन सोयन के सिर पर फिंगर से मारता है तो सोयन कहती है आउच, आप बहुत मतलबी हैं। ताइजन कहता है चुप रहो, मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम हार गई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब तुम हारती हो तो हमेशा रोती हो, तुम बहुत एनोइंग हो। मैं अब तुम्हारे साथ रॉक पेपर सीजर नहीं खेलूंगा। सोयन उसे पकड़कर कहती है मैं इस बार जीतूंगी तो चलो फिर से खेलते हैं। ताइजन सोचता है हाँ सोयन बेवकूफ, तुम यहाँ रहकर क्या कर रही हो? फिर हम सायन को सोयन का डाटा चेक करते हुए देखते हैं। एक पर्सन कॉल पर कहता है हान सोयन का पालन पोषण उसकी आंट ने किया जब तक वो एडल्ट नहीं हो गई। उनके बायोलॉजिकल डैड अनंगू 10 साल पहले ही फिलीपींस में रहने चले गए थे। वो अभी के इलेक्ट्रॉनिक सर्विस कस्टमर सर्विस डिवीजन में काम कर रही हैं। ताइजन पूछता है क्या वह जानते हैं कि उनकी बेटी ने के ग्रुप को ज्वाइन किया है? कॉल वाला पर्सन कहता है इसकी इन्वेस्टिगेशन करना कठिन है, लेकिन अगर आप चाहें तो हम आपके लिए इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ताइजन कहता है हाँ मैं यह काम आप पर छोड़ता हूँ। फिर वो सोचता है तो वो कोरिया छोड़ चुकी है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के डायरेक्टर ओ गैप सोको डॉट डायरेक्टर किम ताइजुन को स्माइल करते हुए कहते हैं मैं बहुत सम्माननीय महसूस कर रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ने मुझे मिलने के लिए डायरेक्ट बुलाया। मैं आपकी अच्छे से टेक केयर करूंगा। हमारा एमसी हल्की मुस्कान के साथ कहता है मैं भी इसके लिए क्यूरियस हूँ। मिस्टर डायरेक्टर जवाब में कहते हैं वैसे भी मेरे पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे यकीन है कि आप चीजों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। मैंने यह भी सुना है कि आप 1 साल में के इलेक्ट्रॉनिक्स के हेडक्वार्टर में चले जाओगे। मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा और जानने के लिए यहाँ आए हो। मैं सोचता हूँ कि आप एक अद्भुत व्यक्ति हैं मिस्टर किम। आप अपनी यूनिवर्सिटी में 1 साल और रह सकते थे, लेकिन उसके बदले आपने यहाँ आकर सीखने का डिसीजन सही लिया। हमारा किम तैजुन शांत भाव से कहता है मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहता था, और अब जब मैं यहाँ पर एक पोजीशन पर हूँ तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे कंपनी को बेनिफिट हो। फिर सीन थोड़ा धीमा होता है और हमें तैजुन की इंटरनल वॉइस सुनाई देती है मेरे फादर की डेथ को 20 साल हो गए। सब कुछ सही जगह पर करने में कंपनी को ज्यादा टाइम नहीं लगा। इस कंपनी को खड़ा करने के लिए मेरे फादर ने जो कुछ भी किया उसके लगभग हर निशान को मिटा दिया गया। उनकी खाली सीट तुरंत ही नए लोगों से भर गई। तब से अब तक बहुत कुछ बदल गया। काम फिर से चलने लगा मानो जो कुछ हुआ था उसका कोई मतलब ही नहीं था। फिर हम देखते हैं किम तैजुन मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर पर पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद उसे एक अजीब सी फीलिंग होने लगती है। वह इधर उधर नजर घुमाता है, तभी उसे सेओन दिखाई देती है। वह मन ही मन सोचता है ये बहुत एनोइंग है। तभी डायरेक्टर कहते हैं आप ज्यादा चिंता मत करें, ये सिर्फ एक सर्विस सेंटर है और ये बिना किसी प्रॉब्लम के अच्छे से चलता है। और अगर मैं ऑनेस्ट रहूं तो हमारे ज्यादातर कस्टमर यहाँ अपने फोन रिपेयर कराने ही आते हैं। ये वही लोग हैं जो नया फोन खरीदने से मना करते हैं।
मुझे लगता है कि वो हमारी कंपनी के रूल्स के खिलाफ हैं। तो अगर हम उनके मोबाइल बहुत अच्छी तरह से ठीक कर देंगे तो हमारा मार्केट ही बंद हो जाएगा। वह हल्के से मुस्कुराता है और आगे कहता है, हमारा स्टाफ उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आसानी से ठीक करने में कैपेबल है और काफी काइंड होने की वजह से वो हमारी फैसिलिटीज से खुश होकर वहां से जाते हैं। तो तुम्हें हमारी इस सेक्शन को ठीक करने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप बस रिलैक्स करें और नेक्स्ट ईयर के लिए बड़ा प्लान बनाएं। ऑफ कोर्स, मैं आपकी किसी भी काम में हेल्प करूंगा। ये सुनकर तैजुन अंदर ही अंदर सोचता है, तो ये मुझे प्रैक्टिकली कह रहे हैं कि मैं इनकी सेक्शन में टच न करूं। मुझे लगता है ये बस मुझे किसी रिच फैमिली का बिगड़ा हुआ बच्चा समझ रहे हैं, प्रेसिडेंट का ग्रैंडसन जो अब्रॉड में रहते हुए बिना कुछ जाने यहाँ आ गया। क्या यह मेरे बारे में बस इतना ही सोचते हैं? यह वाकई बहुत अनकंफर्टेबल है। वहीं उसी सर्विस सेंटर में एक लेडी कहती है, मिस, क्या आपको लगता है कि यह रिपेयर नहीं हो सकता? मैं इस फोन को 10 साल से ज्यादा टाइम से चला रही हूँ और यह पहली बार है जब यह टूटा है। कल रात तक यह नॉर्मली काम कर रहा था। सोयन उस फोन को देखते हुए कहती है, मुझे लगता है इसका मेन फ्रेम डैमेज हो गया है क्योंकि आप इसे बहुत लंबे समय से यूज कर रही हैं। तो इसमें थोड़ी जंग भी लग गई है। इस मॉडल के स्पेयर पार्ट्स भी अब बंद कर दिए गए हैं। इसे ठीक करना मुश्किल होगा क्योंकि इसके जरूरी पार्ट्स अब नहीं बनते। फिर वह मन ही मन सोचती है, जब भी मैं इस तरह कहती हूँ तो मैं अपने आप को हमेशा किसी विलेन जैसा महसूस करती हूँ। वो लेडी उदास होकर कहती है, ये फोन मेरे बेटे ने मुझे अपनी पहली सैलरी से गिफ्ट किया था। क्या आप सच में इसके लिए कुछ नहीं कर सकती? सोयन थोड़ी देर सोचती है, फिर उठकर कहती है, मैं चेक करती हूँ, लेकिन क्या आपने पहले अपने फोटो और कॉन्टैक्ट डिटेल्स का बैकअप कर लिया है? वो लेडी घबराई हुई कहती है, नहीं, मुझे नहीं पता वो कैसे करते हैं। मेरे पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं, मैं क्या करूं? सोयन वहां से जाते हुए कहती है, तो फिर मैं आपके लिए पहले बैकअप कर दूंगी। इसके बाद वह एक रूम में जाती है और फोन को रिपेयर करने लगती है। थोड़ी देर बाद वह सोचती है, मैंने इसे इसके अंदर लगी जंग के बावजूद भी अच्छे से साफ कर दिया। इसमें रिमूवेबल बैटरी है, मैंने ऐसा बहुत समय से नहीं देखा। वह फोन की बैटरी को चार्ज पर लगाती है और अपने फोन को देखकर सोचती है, कल से ओपा ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, क्या मैं उसे कॉल करूं? शायद वो फोन उठा ले। वह टाइप करती है, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? लेकिन तुरंत ही उसे डिलीट करते हुए सोचती है, कुछ और नहीं करना चाहिए। गहरी सांस लेते हुए वह खुद से कहती है, पता नहीं क्यों, पर मैं उसे पहले कांटेक्ट नहीं करना चाहती। एनीवे, मुझे यकीन है कि उसे पता होगा मैं क्या कर रही हूँ। फिर वह युबुक की इंस्टा आईडी खोलती है और सोचती है, इस पर कोई नई पोस्ट नहीं है। हाँ, वो बिजी है। लेकिन तभी उसकी नजर एक पोस्ट पर रुक जाती है। वह फोटो को देखकर सोचती है, यह लड़की कौन है? और फिर उसके दिमाग में हॉस्पिटल की बातें घूमने लगती हैं। वह सोचती है, वह बहुत प्रीटी और लवली है, जरूर किसी स्टेबल फैमिली में पैदा हुई होगी, ऐसी जिसे हर कोई पसंद करता है। मैं ऐसी इंसान हूँ कि चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं किसी की नकल नहीं कर सकती। तभी नरेशन वॉइस आती है। वह थकी हुई महसूस कर रही है, न केवल उसका शरीर बल्कि उसका दिल भी थका हुआ है। उसी वक्त कोई आवाज देता है, मैनेजर हान। उस आवाज से वो अचानक होश में आ जाती है। वो लड़का कहता है, आपके बगल में देखिए। सोयन जैसे ही मुड़कर देखती है, वहाँ जिस बैटरी को उसने चार्ज पर लगाया था वहाँ आग लग चुकी होती है। वो घबराकर चारों तरफ फायर एक्सटिंग्विशर ढूंढने लगती है। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ती है, वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ती है और उसे उठाने लगती है। लेकिन जब तक वह कुछ कर पाती, किसी ने पहले ही आग बुझा दी होती है। धुएं की वजह से सोयन चक्कर खाने लगती है और बेहोश होने लगती है। तभी किसी का हाथ उसके हाथ को पकड़ता है। वो और कोई नहीं, हमारा MC तैजुन होता है। वो घबराए हुए अंदाज में चिल्लाता है, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम खुद को संभाल सकते हो?